हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। आज हम लोग सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस की बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी, आपने शायद देख लिया होगा उसे। हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स इज अ कंपैरेटिवली अ वेरी वाइडर टर्म, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नैरोअर पर्सपेक्टिव हमको देता है। हमको इकोनॉमिक्स का सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन बताया जाता है। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स आपने 11th और 12th दोनों में पढ़ी है, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उसके थ्योरेटिकल पार्ट को जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सीए के अंदर एक लेवल ऊपर जाएगा तो हमको चीज़ों को बड़ा ही लॉजिकली याद रखना पड़ेगा। आप सिर्फ उसको कंसेप्चुअली याद रख लेंगे तो आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 40-50 ला सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो अबाउट द 60 एंड 70, 11-12 तक तो आप 90 के नीचे बात ही नहीं करते। 90 लाने हैं, 95 लाने हैं। इन सीए स्कोरिंग 90 एंड 95, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। बट उसके लिए आपको बड़ा ही माइनर छोटी छोटी बातें आपको सब पकड़ के चलनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये आपने बड़े अच्छे से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। दैट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो मेथड्स यूज़ की जाती हैं, जो रैशनैलिटी यूज़ की जाती है, रैशनैलिटी बिहाइंड द सॉल्विंग स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। लेकिन अब इसके साथ एक टर्म लग गई आपके, दैट इज बिजनेस। सो व्हाट डज इट मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मीन्स everything you do to make profit. If you are doing anything to make profit, it is your business. If you are doing something जिससे कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, हम बिजनेस की दुनिया में उसे कहते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो आप इसको पकड़ के चलिएगा। वट एवर यू आर डूइंग विद योर रिसोर्सेज टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जनरल डेफिनेशन है, अभी अभी बनी है, मैंने बनाई है। हमको इसको समझने के लिए याद रखना है। वैसे भी हमारा जो पेपर है ये हमको कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्लैरिटी में याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ज़्यादा याद नहीं रखना है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली derived, or I must say the term economics, not business, the term economics is actually derived from a Greek word. It's not a Latin word, it's not an English word, it is a Greek word, and that Greek word is pronounced as oikonomia. O silent होता है, oikonomia. So that oikonomia जिसका meaning होता है household. So in Greeks, whatever is done to study the household expenditures, घर पे होने वाले छोटे मोटे खर्चों की जो स्टडी उस ग्रीक वर्ड में हुआ करती थी, उसको इकोनॉमिया बोला जाता था, जो बाद में एक्सटेंडेड फॉर्मेट में इकोनॉमिक्स के नाम से फेमस हो गया। यू वॉन्ट बिलीव, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वर्ड था ही नहीं। इकोनॉमिक्स वर्ड को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से पढ़ा जाता था, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ा जाता था। मतलब कहने का ये है, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ के पढ़ते थे, इसीलिए उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है, 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, इकोनॉमिया से बना है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड।
सबसे पहले मिस्टर स्मिथ, इनका नाम आपने पढ़ा हुआ है सबने, मिस्टर एडम स्मिथ। सो मिस्टर एडम स्मिथ ने अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट, बुक भी आप बोल सकते हो, रिसर्च डॉक्यूमेंट या बुक के अंदर उन्होंने, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, उन्होंने एक स्टडी की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। उस वेल्थ ऑफ द नेशन में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया। इज दैट क्लियर? ना, एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है, ग्रीक वर्ड से बना है, हाउस होल्ड मतलब है, पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, हम 11वीं से जानते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को सॉल्यूशन जो टेक्निक्स दे दें उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है। तो अब मैं इकोनॉमिक्स को बिजनेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे बिजनेस की अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, मेरी नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब यहाँ? बिजनेस की। मैं आपको इसीलिए पहले लेक्चर में बहुत प्रेशर देके ये बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक ढांचा है, आप 11th स्टैंडर्ड में यही पढ़ के आए हैं कि आपकी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, आप लिमिटेड सप्लाई कर सकते हो, तो आप कैसे उसे फुलफिल करोगे? मैं कुछ लेक्चर में ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि हम यहाँ बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल आपके और मेरे बारे में नहीं पढ़ रहे। हाँ, आपके इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो योर बिजनेस है अनलिमिटेड वांट्स। सर बिजनेस की अनलिमिटेड वांट्स, आप बहुत एक्सपेंशन करना चाहते हैं, चॉकलेट का बिजनेस करते हैं आप, अब आप सॉफ्ट ड्रिंक का करना चाहते हैं, फिर कल को आप रेस्टोरेंट चेन खोलना चाहते हैं, फिर आप उसके बाद में फास्ट फूड चेन खोलना चाहते हैं। यू हैव अनलिमिटेड एक्सपेंशन प्लान्स फॉर योर बिजनेस, इजंट इट? एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, फंड्स तो ये बहुत लिमिटेड है। अंबानी जी भी आज चाहे तो सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। अंबानी जी को भी रिटेल सेक्टर में आना था तो मार्क जुकरबर्ग को कुछ परसेंटेज बेचना पड़ा, कुछ होल्डिंग वहाँ से लेनी पड़ी, तब कहीं जाके वो कर पाए। तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। नाउ अगर आप अपने बिजनेस के लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को सॉल्व करने में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस कंफ्यूजन में हो कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दूसरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, आपने पढ़ी है ना 11th में, दैट यूनिवर्सल क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, वो सब चीज़ें। सो दैट यूनिवर्सल प्रॉब्लम इज व्हाट? अब आप इसको समझिए सीए के लेवल पे। यूनिवर्सल प्रॉब्लम का मतलब क्या कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेने में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी वांट्स, आपकी बिजनेस की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो दैट यूनिवर्सल प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे, व्हाट्स द सॉल्यूशन? इकोनॉमिक्स इज द सॉल्यूशन। Economics is the solution means what? If you apply on business, if you apply the economics techniques on the business, that will solve your this problem. Clear है? But while you are doing this, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हम 11वीं 12वीं के लेवल से ऊपर जा रहे हैं, चीज़ों को बड़े ध्यान से पकड़ना। हमको 3 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी को हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपको, फिजिबिलिटीज आपको सर्च करनी पड़ेगी? स्ट्रैटेजिक फिजिबिलिटी, टैक्टिकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। समझाता हूँ मैं आपको अपने बिजनेस की, जो भी आपके बिजनेस का मिशन और विजन है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किसी प्रोजेक्ट पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आपको इस चीज़ की और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है आपको, मैं जो नोट्स दूंगा उसमें एक मिस्टर जी रामामूर्ति का केस है। उस जी रामामूर्ति के केस को आप पढ़िएगा, वो एक हाइपोथेटिकल केस है। मिस्टर रामामूर्ति कहते हैं क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में भी एंट्री करें, क्या हम कुछ नया बिजनेस भी शुरू करें। तो
उनकी जो टीम के लोग होते हैं वो सब कहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए, सोचते हैं, बताते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आंसर देंगे। सो ये जो सोचना, देखना, बताना, एनालाइज करना, मार्केट रिसर्च करना, ये जो सब कुछ हो रहा है किस डिसीजन के लिए, कि रामामूर्ति जी कह रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में जाएं कि ना जाएं। तो ये जो सब कुछ उस डिसीजन के लिए किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिक्स। मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, रिसर्च इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स। रिसर्च रिलेटेड टू योर बिजनेस डिसीजन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स। क्लियर है ना? तो ये जो रिसर्च होगी, ये रिसर्च किन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए होगी? स्ट्रेटेजिक फीजिबिलिटी, क्या हमको मार्केट में कोई एडेड एडवांटेज इसका मिलेगा, क्या हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, क्या हमारी मार्केट वर्थ बढ़ेगी, क्या हमारी गुडविल बढ़ेगी, क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फीजिबिलिटी। अरे भाई, बिजनेस को कोई फायदा मिल रहा हो तो पैसा लगाएं, नहीं मिल रहा हो तो क्या मतलब आ रहा है? टैक्टिकल फीजिबिलिटी, क्या हम हमारे कॉम्पिटिटर को हरा पाएंगे, क्या ये हमारी बिजनेस टैक्टिक्स के लिए, हमारे बिजनेस जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में तिकड़म लगाना, जुगाड़ लगाना, क्या ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिटर के बिजनेस के मुकाबले में बेहतर दिखाने के लिए सही रहेगा? टैक्टिकल फीजिबिलिटी, अगर सही रहेगा तो बिल्कुल पैसा लगाओ, नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं आ रहा। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, आपने तो सब सोच लिया कि पैसा लगाने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, गुडविल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी होगा, कंपटीटर पे भी हमको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ऑपरेशनल फीजिबिलिटी आपको ये बताएगी कि क्या ये जो आप सोच रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक लगाना, सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में जाना, ये पॉसिबल भी है कि नहीं? क्या आपके पास वर्कर है, क्या आपके पास लगाने के लिए प्लांट के लिए ज़मीन है, क्या आपके पास लाइसेंस क्लियरेंस है? तो जो ज़मीनी लेवल पे एक्टिविटीज़ चाहिए, जो प्रोसीजर्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो आपके पास है? अगर इन तीनों में यस आता है, मिस्टर जी रामामूर्ति का केस आप जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब इन तीनों में यस आता है तो ही आप ये डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज ये डिसीजन नहीं लेंगे। ये सब आपको बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बिजनेस में की गई, ये जो माइंड हंटिंग एक्टिविटी हुई है, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल फीजिबिलिटी पता लगाने की, इस एक्टिविटी को, इस प्रोसीजर को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हम स्पेसिफिकली इस प्रोसीजर को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट डज इट मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स टेक्निक्स को रिसर्च करके लगा रहे हैं हमारे बिजनेस में फीजिबिलिटी निकालने के लिए कि हमारे काम का है या नहीं है। क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट जी रामामूर्ति केस, मैं आपको लेके आना चाहता हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जिसकी काफ़ी चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो व्हाट डज इट मीन बाय टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स? आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब तो क्या हो गया? आपके खुद के इंडिविजुअल बिजनेस का स्टडी। तो जब आप आपके खुद के बिजनेस के इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप एक पूरे ग्रुप का, पूरी इंडस्ट्री का, पूरी की पूरी इकोनॉमी का जब एनालिसिस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो एनालिसिस। इसके ये जो फैक्टर्स हैं इन पे अपन बाद में आते हैं, पहले इसका रेलिवेंस समझते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी बात पूरे टॉपिक की अब आने वाली है, जो आपको ये समझने में मदद करेगा। देखिए, हम सीए के कोर्स को चुन रहे हैं, आपको हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए। यू कैन नॉट मेमोराइज थिंग्स लाइक यू डिड इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, बट यू कैन नॉट डू दैट इन द सीए एग्जामिनेशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको रोक देगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई बीन विद द स्टूडेंट्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर मोर देन 10 years। सो आप ये समझिए कि आपके कोर्स का सिलेबस जब मैंने आपको बताया तो आपने नोटिस किया होगा सिर्फ माइक्रो आपके कोर्स में, मैक्रो आपके कोर्स में नहीं है। इंस्टीट्यूट ने सोचा होगा बच्चे पे बर्डन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्रो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
माइक्रो जो इंडिविजुअल बिजनेस को स्टडी करने के लिए अप्लाई होता है, इस माइक्रो पे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेता है मैक्रो से, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो बेस है, जो पूरा डोमेन है, जो पूरा ढांचा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के पूरे थ्योरम्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज पे बेस्ड है। दैट्स वाई आपके सिलेबस में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट को आप पे तरस आया होगा, रहम आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके कोर्स में माइक्रो इसलिए है क्योंकि वो लॉजिकली आपके लिए रेलिवेंट है, मैक्रो आपके लिए लॉजिकली रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों इक्वली रेलिवेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इज कंपैरेटिवली मोर रेलिवेंट क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, स्कोप पे हम बाद में आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, ठीक है। सो बिजनेस जितना भी नेचर के पॉइंट्स होंगे वो सारे लगभग माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे हैं, कुछ डिफरेंस है। मतलब आप समझिए, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस आप पढ़ के आए हो, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो से फिर एक और ब्रांच निकल गई, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि थोड़ा सा माइक्रो से भी डिफर जाती है, कहीं कहीं वो माइक्रो से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, देखिए पहला नेचर क्या है। नेचर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस हम जानते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में भी खूब अच्छे से पढ़ा है, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साइंस मीन्स व्हाट, विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो याद रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरीज जितनी भी हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, लोगों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, देन बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरीज डिजाइन हुई है। माइक्रो पे बेस्ड है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो बेसिक डोमेन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस में बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसा ही ये दिखता है, एक तरीके से ये कह लो कि माइक्रो का बेटा है। ना इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्रो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला मैक्रो पूरी तरीके से इररिलेवेंट नहीं है। मैक्रो से बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफरेंसिंग लेता है, मैक्रो का इम्पैक्ट आता है पूरी इकोनॉमी में। अरे कोरोना की वजह से अगर पूरा देश लॉकडाउन में है तो आपकी दुकान भी तो बंद है, आपकी कंपनी भी तो बंद है, आपका बिजनेस भी तो बंद है। तो मैक्रो लेवल पे होने वाले इवेंट्स का माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सिर्फ उतना ही इम्पैक्ट मैक्रो का बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आएगा। आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, तो याद रखिएगा व्हेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वो सिर्फ एनालिसिस बताता है, डिसीजन मेकिंग नहीं बताता है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग भी बताता है। मतलब ये बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का मिक्सचर है, दोनों को साथ में मिला के फिर एक डोमेन बनाया गया है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो माइक्रो के मुकाबले में प्रैग्मेटिक अप्रोच में बिल्कुल डिफरेंट है। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि रियलिस्टिक नेचर का, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजंस हमेशा फैक्ट बेस्ड, डेटा पे बेस्ड और हिस्टोरिकल डिटेल पे बेस्ड होते हैं मैक्सिमम केसेस में। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एनालिसिस होते हैं वो कई बार हाइपोथेटिकल डेटा और एनालिटिक्स पे बेस्ड होते हैं। हाइपोथेटिकल डेटा का मतलब होता है अज्यूम्ड डेटा, जो कि अनरियलिस्टिक होता है। आपने 11th में जितना भी माइक्रो पढ़ा है, आपने जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं, आपने अज्यूम कर लिया एनालिसिस के लिए 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, प्राइस गिरता गया तो डिमांड बढ़ती चली गई, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, आपने एक एजम्पशन लिया, सेटिरस पेरिबस आप जानते हैं। तो ये जो सेटिरस पेरिबस जैसे जो एजम्पशंस होते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते। बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो रियलिस्टिक और फैक्ट बेस्ड डेटा पे होती है। तो याद रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नेचर है कि वो प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक डेटा पे बेस्ड होता है। और एक और नेचर है, ये टर्म आपने 11th में शायद पढ़ा हुआ है, दैट इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, मतलब ये सजेस्टिव है नेचर में। बिजनेस इकोनॉमिक्स
आपके बिजनेस का एनालिसिस करके, जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होगा वो आपके बिजनेस का एनालिसिस करके आपको एक कंक्लूसिव डिसीजन देगा, सजेशन देगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन आपको ही करना है एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, ये सिर्फ आपको सजेशन देगा, आपको गाइडलाइन बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग जैसा सिनेरियो होता है, वहाँ पे वो कंक्लूड करके बता देते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, गिर भी सकती है, नहीं बताता हूँ, वो क्या कहता है कि गिरेगा ही गिरेगा, तय होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि अगर एक्स सिचुएशन होगी तो प्राइस गिरेगा, अगर वाई सिचुएशन होगी तो प्राइस बढ़ भी सकता है, और अगर जेड सिचुएशन होगी तो हो सकता है प्राइस का कोई इम्पैक्ट ही ना आए। तो वो तीनों सिनेरियो आपके सामने एट अ टाइम रखता है। डिसीजन आपको लेना है कि हम ये करें या ना करें। आई थिंक दिस इज क्लियर। नॉर्मेटिव मीन्स सजेस्टिव होता है, ये आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाता है। आफ्टर द नेचर, आई टोल्ड यू प्रैग्मेटिक इज इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है। आफ्टर द नेचर, चलो हम एक और बात आज कर लेते हैं, दैट इज स्कोप। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है किन किन चीज़ों को अपने अंदर कंसिडर करती है, तो यहाँ वो सब चीज़ें आएंगी जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। स्कोप में जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वही डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड प्राइसिंग के जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर होते हैं। मतलब जब भी आपके बिजनेस से रिलेटेड माइक्रो एनालिसिस किया जाएगा बिजनेस के अंदर, दैट इज वो आपकी बिजनेस की डिमांड को कंसिडर करेंगे, आपकी सप्लाई को कंसिडर करेंगे, आपकी प्रोडक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्शन टेक्निक्स को एनालाइज करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल आपका कितना बेहतर है उसको देखेंगे, रेवेन्यू सिस्टम आपके यहाँ कितना अच्छा है उसको एनालाइज करेंगे, प्राइसिंग टेक्निक्स आपके यहाँ कितनी बेहतर हैं उनको एनालाइज करेंगे। अगर ये बात थी माइक्रो की। अब जैसा कि हमने यहाँ लिखा था इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्रो, तो कौन कौन से मैक्रो फैक्टर्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट होता है। देखिए माइक्रो तो पूरी तरह से यूज किए जाएंगे, माइक्रो का तो पूरा इस्तेमाल होगा, लेकिन मैक्रो के भी कुछ फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा। वो क्या क्या है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, आप कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं या मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पे भी आता है। देन बिजनेस साइकिल आपका जो प्रोडक्शन टाइम पीरियड है वो कितना होता है, आपकी इकोनॉमी जो है वो कहाँ है, बूम पे है, डाउनफॉल पे है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, उनका इम्पैक्ट आता है बिजनेस में। नेशनल इनकम आपकी कंट्री की कैसी है, मतलब लोगों के हाथ में कितना फंड, कितना पैसा जा रहा है, क्या उन लोगों का जो हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, बिजनेस की तरफ सपोर्टिव है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर बिजनेस की तरफ नेगेटिव अप्रोच है तो फिर आपका बिजनेस भी पॉजिटिव नहीं चल पाएगा। मोर और लेस आज का जो हमारा डिस्कशन था, आज का मेरा जो डिस्कशन का मोटिव था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है और ये मैसेज आपको देने की कोशिश की है कि कुछ तो आपको आज ऐसा लगा ही होगा जो आपने ना 11th में पढ़ा है ना ही आपने वो 12th में पढ़ा है। कुछ अगर एक लाइन भी आपको ऐसी मिलती है तो आप मान के चलिए इकोनॉमिक्स आपका पढ़ा पढ़ाया सब्जेक्ट नहीं है, और हम ना तो माइक्रो पढ़ने वाले हैं ना ही मैक्रो पढ़ने वाले हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट कि वो माइक्रो पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल इट्स अ डिफरेंट ब्रांच, और ये आपको पूरे करियर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसी में से फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकलता है, इसी में से फिर टैक्सेशन निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो पढ़ेंगे वो बेस आपके काम आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी लिसनिंग। नाउ कोई भी डाउट आपको इसमें होता है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, ग्रुप पे मेरा नंबर है, आप मुझे इंडिविजुअली भी भेज सकते हैं, आप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। एनी डाउट, लॉ का भी लेक्चर आपने देखा होगा तो लॉ के लेक्चर में भी आपको कोई डाउट है तो भी आप मेरे को भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मैं नोट्स भेजूंगा, उनको प्लीज़ केयरफुली पढ़िएगा। ये एक बोर्ड पे सिर्फ एक बार का लिखा हुआ है, आई डोंट नो कितना क्लियरली आपको दिख रहा है, थोड़ा शायद छोटा हो गया आज,
बट आप इसको देखिएगा और नोट्स को पढ़िएगा। ये आपके नोट्स के करीब करीब 8 to 10 पेजेस हैं, तो इस एक बोर्ड के थ्रू आप उन 10 पेजेस को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। हम ऐसा ही करने वाले हैं पूरे ही सब्जेक्ट के अंदर। मैं ट्राई करूंगा कि हम लॉ में भी ऐसा करें, बट लॉ आपके लिए क्योंकि थोड़ा नया है तो मैं वहाँ पे चीज़ों को जो है थोड़ा देरी से, जब हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे तब थोड़ा देरी से फिर मैं आपको फ्लो चार्टिंग पे लेके आऊँगा। अदरवाइज विल ट्राई कि हम पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो फ्लो चार्टिंग के थ्रू पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।